हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम। और जैसा मैंने बोला था कि तुम्हें साइटोस्केलेटन के क्वेश्चंस कराऊंगी, और जो भी तुम्हारा साइटोस्केलेटन के क्वेश्चन और सेल सिग्नल के क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने वाली थी। तो वो मैं आज संडे को मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था कि इन दोनों के आज क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। तो जितना भी मैंने तुम्हें साइटोस्केलेटन पढ़ाया है, आई थिंक वो कंप्लीट हो गया है। उसमें सिर्फ सीले एंड फ्लैजुला बचा है। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर मैं सेल सिग्नलिंग की बात करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने तुम्हारा जीपीसीआर और तुम्हारे जी प्रोटीन्स, ठीक है, एनओ, रोडोप्सिन, ये सब मैंने करा दिए हैं इसके क्वेश्चंस। अगर वीडियो रिलीज हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो तुम लोग देख लेना। ठीक है, ये संडे को दोनों के दोनों आने वाले थे। अब तुम जो भी बच्चों ने मेरे से पढ़ा है वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर देंगे मेरे आंसर देने से पहले। ठीक है, चलो बात करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करना है, अगर कोई भी बच्चा अगर चाहता है पूरा कोर्स कंप्लीट करना, पूरी यूनिट 13 जो दे रखी है लाइफ साइंसेज के एग्जाम के लिए, नेट एग्जाम के लिए जो 13 यूनिट्स दे रही है, अगर उसे सारी कंप्लीट करनी है, प्रॉपर लाइव क्लासेस लेनी है, क्वेरीज पूछनी है, कोई भी डाउट्स हैं वो पूछने हैं, या फिर नोट्स जो है उसे पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए उसको अन अकेडमी पे ज्वाइन करना पड़ेगा। अन अकेडमी पे जाने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद तुम्हें अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे तुम अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करोगे, यहाँ पे सर्च इंजन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे तुम्हें CSI UGC नेट डालना है। इसके बाद डालने के बाद तुम्हें गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। तो ये क्या है, इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो आई थिंक तुम्हारे लिए बहुत फायदे वाला प्लेटफॉर्म है ये, इसको ज्वाइन करो। और क्या कर सकते हो, जो बच्चा अगर मास्टर्स के लास्ट ईयर में है, जो मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में है, या फिर उसने ड्रॉप लिया है, तो वो क्या कर सकता है, 6 मंथ्स का कोर्स ले सकता है। आई थिंक उसके लिए इतना इनफ होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी MCQs कर सकता है वो उतने करेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का रिवीजन, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 6 मंथ्स में इन बच्चों का ये सारा कोर्स कवर हो जाता है। अगर मैं बात करती हूँ जो बच्चे मास्टर्स के सेकेंड ईयर में अभी अभी आए हैं, वो 12 मंथ्स का कोर्स ले सकते हैं। इससे क्या होगा, उनका जो क्लास वाला जो कोर्स है, जो कोरोना की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स भी कंप्लीट होगा। साथ के साथ तुम्हारा CSI नेट JRF की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तुम्हारा मास्टर्स खत्म होते ही JRF तुम्हारे हाथ में होगा। तो ये वाला भी तुम ले सकते हो। अगर मैं बात करती हूँ जो बच्चे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में आए हैं, नहीं, तुम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, बस मैं तुम्हें चॉइसेस बता रही हूँ कि कैसे कौन से बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए। अगर कोई बच्चा मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में आया, जो ग्रेजुएशन से अभी मास्टर्स में आए, आई थिंक उसके लिए 12 मंथ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका कोर्स भी कंप्लीट होगा और उसको मास्टर्स खत्म होते होते उसको काफ़ी टाइम मिलेगा, और उसका क्लियरली JRF क्लियर होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ना आपको क्या करना है, जो पेमेंट होता है अबाउट 11,000 पेमेंट होता है, लेकिन एक रेफरल कोड से आपको 10% ऑफ मिलता है। तो वो रेफरल कोड होगा कुमकुम10। यहाँ पे जितनी भी तुम्हें CSI UGC नेट की जितनी भी क्लासेस चाहिए, जितने भी कोर्सेज चाहिए, सारे टीचर्स के तुम्हें कोर्सेज अप्लाई होंगे। मेरा भी मिलेगा, और जितने भी टीचर्स CSI UGC नेट के हैं सबके तुम्हें कोर्सेज मिलेंगे। अब जो पेमेंट होती है वो अबाउट 10,395 होती है फॉर 1 ईयर। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए सिर्फ 10,000 फीस है ना। फिर प्रोसीड टू पेमेंट करना है तुम्हें। अप्लाई करोगे वैसे ही को इंस्टेंट ऑफ आएगा। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI के थ्रू कर सकते हो, UPI वॉलेट एंड नेट बैंकिंग। तो तुम इन सब के थ्रू क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो ना। आपको करना क्या है, अन अकेडमी पे जाना है, आपको CSI UGC नेट डालना है। डालने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, यूज अ कोड कुमकुम10, जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या बोला है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर मैं डी ऑप्शन से पढ़ती हूँ, द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फॉस्फोराइलेशन इन द डिसअसेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इज प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियर lamins, which were phosphorylated and disassembled each time the cell enters mitosis.
ये तुम्हें मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि जब माइटोसिस में एंट्री होती है सेल की, तो जो न्यूक्लियर लेमेंस होते हैं, दैट इज ABC, इनका क्या करा दिया जाता है, इनका फॉस्फोराइलेशन करा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, तो ये तो गलत नहीं है, डी वाला मेरा सही हो गया। अब मैं सी ऑप्शन को देखती हूँ। The keratins and vimentin related proteins do not co-polymerize with each other। तो याद रखना है कि अगर केरेटिन और विमेंटिन साथ में आ गई, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, केरेटिन और विमेंटिन अगर साथ में आ गई तो साथ में को पॉलीमराइज नहीं हो सकती हैं। व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम सेल, अगर सेम सेल में होंगी और केरेटिन और विमेंटिन को तुम साथ में डाल दो तो को पॉलीमराइज नहीं होंगी, दे विल फॉर्म अ सेपरेट फिलामेंट सिस्टम। तो दिस इज वेरी ट्रू, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो आंसर क्या होगा, सी भी सही हो गया। अब बी वाला ऑप्शन चेक करो। A single epithelial cells can make a variety of keratins। तो क्या ये पॉसिबल है कि सिंगल एपिथेलियल सेल मेरी बहुत टाइप की वैरायटी ऑफ केराटिन बना सकती है? यस, ये पॉसिबल है। ऑल ऑफ विच कोपॉलीमराइज इनटू अ सिंगल केराटिन फिलामेंट सिस्टम। दिस इज वेरी ट्रू कि एक सिंगल एपिथेलियल सेल कैन मेक अ वैरायटी ऑफ केराटिन एंड ऑल ऑफ विच कोपॉलीमराइज इनटू अ सिंगल केराटिन फिलामेंट सिस्टम। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर मैं ए वाला ऑप्शन देखूँ, इसमें क्या है, लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स को क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। Microfilaments and intermediate filaments form a polarized structure and their function depends on this polarity। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कहीं भी पढ़ाया कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रो फिलामेंट हैं, ये तो पोलर होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट पोलर नहीं होता है, ये इसमें पोलैरिटी नहीं होती है। तो अगर पोलैरिटी नहीं होती है तो मतलब क्या हुआ, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर विल बी और ए जो होगा मेरा गलत होगा। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं उनमें पोलैरिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 5 सेकंड देख रही हो, तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आंसर को लिखो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। All of the following cellular events involve a actin filaments except। इसमें क्या बोला है कि जितने भी सेलुलर इवेंट्स हैं, ठीक है, उनमें एक्टिन फिलामेंट का यूज होता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसमें नहीं होता है। एक्टिन फिलामेंट किस में आते हैं, माइक्रो फिलामेंट में आते हैं, ये याद रख लो, ठीक है। तो अमीबॉइड मूवमेंट, यस, अमीबॉइड मूवमेंट जब होता है तब हमारे माइक्रोफिलामेंट यूज होते हैं। तो याद रखना है, जब मेरा अमीबॉइड मूवमेंट होगा तो मेरा एक्टिन फिलामेंट यूज आएंगे। ए से ए याद रख लो, एक्टिन एंड अमीबॉइड। ना साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, यस, ये तो मैंने बताया भी था मैंने कि जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो साइटोकाइनेसिस में भी यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, डिवीजन, जो सेल का डिवीजन कराने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ सी ऑप्शन की, इसमें क्या है, फ्लैजुलर मूवमेंट इन बैक्टीरिया। तो मैंने तुम्हें बोला सीलिया फ्लैजुला नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन दोनों कहाँ में आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स में आते हैं। तो ये तो गलत हो जाता, ये तो पूरा गलत हो जाता, तो ये गलत हो जाता, तो मतलब क्या होता, आंसर भी मेरा कौन सा होता, आंसर भी सी होता। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा हुआ है। डी देखो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो मेरा कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करते हैं। तो आंसर विल बी योर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकेंड्स। चलो, द काइनेसिन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज। अगर मैं काइनेसिन प्रोटीन की बात करती हूँ, अगर काइनेसिन प्रोटीन की बात करती हूँ, ये मैंने कहाँ पढ़ाई थी तुम्हें, कहाँ पढ़ाई थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स में पढ़ाई थी। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसमें पूछा है कि इसको कौन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। ए ऑप्शन को देखो, एन एंजाइम दैट फॉस्फोराइलेट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन। क्या ये मेरी इंटरमीडिएट फिलामेंट में कभी आई थी, कभी मैंने इसको पढ़ा इंटरमीडिएट फिलामेंट में? ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तुम्हें तो इस पे जाना ही नहीं चाहिए था। बी ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, अ कोफैक्टर विद साइक्लिन बी इन कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल इवेंट्स। क्या ऐसा कुछ तुमने पढ़ा है कि जो काइनेसिन है एक कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है फॉर साइक्लिन बी? ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा है तुम्हें, तो ये भी गलत हो गया। अब थर्ड देखो, अ मोटर प्रोटीन
ये तो मैंने तुम्हें बताया था कि काइनेसिन एक मोटर प्रोटीन होती है दैट कंडक्ट्स अ वेसिकल अलोंग अ माइक्रोट्यूब्यूल। अब समझ में आया, जो काइनेसिन क्या है, एक मोटर प्रोटीन है जो क्या करती है, वो वेसिकल का कंडक्शन कराती है, वेसिकल का ट्रांसपोर्ट करेगी अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल। तुम्हें पता होना चाहिए किसके अंदर आती है, माइक्रोट्यूब्यूल के। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी योर सी। चलो डी पढ़ते हैं। एन एक्टिन एसोसिएटेड प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। अब मुझे बताओ एक्टिन कहाँ होता है, मेरा माइक्रोफिलामेंट में, और ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है माइक्रोट्यूब्यूल की। तो ये तो आउट ऑफ द बॉक्स चीज हो गई, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी योर सी। Next question, 5 seconds. Now, whether a microtubule shrinks or grows is determined by। इसमें बोला है कि माइक्रोट्यूब्यूल अगर श्रिंक कर जाता है या फिर ग्रो कर जाता है, हम कैसे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। डी ऑप्शन पढ़ती हूँ, द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ गामा ट्यूबलिन। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कहीं बताया कि गामा ट्यूबलिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है माइक्रोट्यूब्यूल के कॉन्ट्रैक्ट होने में और उसके ग्रो होने में, मैंने कभी तुम्हें ये पढ़ाया। तो ये वाला तो पूरी तरह गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं सी ऑप्शन को देखती हूँ, इसमें क्या है, द रेट ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस रिलेटिव टू द रेट ऑफ एटीपी बाउंड ट्यूबलिन एडिशन। अब मैंने तुम्हें सारा का सारा ट्यूबलिन पढ़ा दिया, तुम्हें सारा माइक्रोफिलामेंट पढ़ा दिया, मैंने माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ा दिया। तो मुझे ये बताओ, कब मैंने माइक्रोट्यूब्यूल में तुम्हें एटीपी का कुछ बताया रोल, एटीपी का रोल बताया। मैंने तुम्हें बोला था यहाँ पे एटीपी नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जीटीपी होता है। एटीपी कहाँ होता है, एटीपी होता है माइक्रोफिलामेंट्स में। माइक्रोफिलामेंट्स कौन से, एक्टिन और मायोसिन में होगा। जीटीपी जो होता है ये मेरा माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है। तो ये वाला तुम्हें ये देखते ही क्या कर देना चाहिए था, गलत कर देना चाहिए था, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन देखो, द फॉस्फोराइलेशन स्टेट ऑफ बीटा ट्यूबुलिन। क्या ऐसा कुछ है कि बीटा ट्यूबुलिन की ये फॉस्फोराइलेशन स्टेट हो जाएगी जिससे श्रिंक और ग्रो हो जाएगा, ये भी गलत। ए ऑप्शन देखो, द रेट ऑफ जीटीपी बाउंड ट्यूबुलिन एडिशन रिलेटिव टू द रेट ऑफ ट्यूबुलिन जीटीपी हाइड्रोलिसिस। यस, इसकी वजह से मेरा श्रिंक और ग्रो होगा। मतलब जब जीटीपी से बाइंड करेगा तो मतलब क्या होगा, मेरी असेंबली कराएगा। लेकिन जब जीडीपी से बाइंड करेगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा जीटीपी का, तो क्या करेगा, वो मेरा डिसअसेंबली कराएगा, ये डिसअसेंबली कराएगा। तो ये होता है फंक्शन। तो आंसर विल बी योर ए विल बी योर आंसर। Next question, 5 seconds. Which of the following is false which about the myosin? तो क्या चीज false है about myosin, myosin के बारे में क्या गलत बोला गया है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखती हूँ, इट इज इन्वॉल्व इन द मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो मैंने तुम्हें बताया कि ये मसल कॉन्ट्रेक्शन में यूज होता है। यस, कि एक्टिन के साथ इट विल बाइंड विद द एक्टिन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन। सो आंसर ए विल बी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। तो मुझे फॉल्स बताना था, तो ये तो मेरा सही हो गया। अगर मैं बी पे जाती हूँ, सो अकॉर्डिंग टू इट हैज अ लॉन्ग अल्फा हेलिकल टेल थ्रू विच इट फॉर्म्स अ होमोडाइमर्स। क्या तुम्हें मैंने ये पढ़ाया कि होमोडाइमर्स बनाती है। यस, मैंने तुम्हें बताया था कि ये टेल जो होती है यहाँ पे होमोडाइमर बनाती है। ठीक है, तो ये भी मेरा सही हो गया। किससे बनाती थी, हैवी चेन से बनाती थी, हैवी चेन से बनाती थी। तो ये भी मेरा सही हो गया, बी ऑप्शन भी सही हो गया। अगर मैं सी ऑप्शन पे आती हूँ, सी ऑप्शन पे क्या दे रखा है, इट डज नॉट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर मोटर। तुम्हें मैंने मायोसिन का इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ाया, मैंने यही बताया था कि एक मोटर प्रोटीन है, ये एक मोटर प्रोटीन है जो क्या करती है, मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करेगी। तो ये वाला गलत हो गया। अगर ये वाला गलत हो गया तो आंसर कौन सा होगा, आंसर विल बी और सी, क्योंकि इसमें फॉल्स पूछा था। अगर डी ऑप्शन देखोगे, इसमें क्या है, इट लिंक्स द एक्टिन बंडल्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द माइक्रोविलाई ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स। तो याद रखो, ये मैंने ये तुम्हें अच्छे से फिगर देख के बनाया भी था, पूरा देख के बताया भी था तुम लोग को, कि जो एक्टिन बंडल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है,
इसको लिंक करने में हेल्प करते हैं। जब हम माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इट लिंक्स द एक्टिन बंडल्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो मायोसिन है वो अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये भी सही हो गया, आंसर विल बी योर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड्स। चलो, Which of the following statements about the myosin is not true? अब हमें क्या बोला है कि मुझे ऐसे स्टेटमेंट बनाने हैं जो मायोसिन के खिलाफ नहीं। देखो अब क्वेश्चन क्या आया, पहले फॉल्स वाला क्वेश्चन आया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पहले फॉल्स के बेसिस पे दे दिया, उसके बाद इसमें दे दिया कि मायोसिन के लिए क्या ट्रू नहीं है। तो देखो मायोसिन कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई होके आते रहते हैं, सेम वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, लेकिन मायोसिन के बारे में थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें डाल देंगे, ठीक है, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, क्वेश्चन वही रहते हैं, ठीक है। अगर मैं ए ऑप्शन देखती हूँ, इसमें क्या है, मायोसिन बाइंड टू द पॉलीमराइज्ड एक्टिन। ये तो मैं तुम्हें बता चुकी थी कि जो मायोसिन होता है ये मेरा एक्टिन होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो पॉलीमराइज्ड एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे जाके जो मायोसिन का हेड होता है वो जाके बाइंड कर जाता है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू हो गया। In vitro, myosin assembles spontaneously into a thin filament. अब मुझे बताओ, कल जब मैंने पूरी तुम्हें ये Z स्कीम वाला बताया था, उस दिन जब क्लास ली थी मैंने, तो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि ये क्या है मेरे, ये मेरे हो गए एक्टिन मॉलिक्यूल्स, और इसके बीच में जो थे मेरे वो क्या थे, मेरे मायोसिन। अब जो मायोसिन है, अब मुझे बताओ कौन थिक लग रहा है और कौन तुम्हें थिन लग रहा है। तो जो मायोसिन है वो मेरे क्या है, थिक हैं। तो ये थिन फिलामेंट बोला है, तो ये वाला मेरा गलत हो गया। अगर बी वाला मेरा गलत हो गया तो आंसर भी क्या होगा, आंसर भी बी होगा। क्यों, नॉट ट्रू पूछा है, तो आंसर भी मेरा क्या होगा, बी होगा। नाउ मायोसिन इज एन एटीपीएज, यस, ये कल बता चुकी हूँ, कल नहीं सॉरी उस दिन क्लास ली थी। मायोसिन क्या है, एक एटीपीएज एंजाइम है, उस पे एटीपी कैरी करता है। जब एटीपी आके बाइंड कर जाएगा, मायोसिन और एक्टिन दोनों अलग हो जाते हैं। जब एडीपी प्लस पीआई में जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है फिर आके बाइंड कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं डायनिन और काइनिन उसकी बात करती तो यहाँ पे जीटीपी बेस्ड है, लेकिन मायोसिन की बात करूंगी तो ये एटीपी बेस्ड है। तो ये भी सही हो गया। डी वाला ऑप्शन देखो, मायोसिन हैज अ डोमेन दैट इंटरैक्ट विद वन अनदर टू इफेक्ट इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यस। तो मायोसिन के पास डोमेन होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। जैसे तुमने देखा होगा कल जब मैंने जिस दिन क्लास ली थी कि ऐसे ऐसे करके मैंने फिगर बनाए हुए थे, तो ये इन दोनों का इन सब का इंटरेक्शन जो होता है वो इफेक्ट करता है किसी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को। तो डी वाला भी सही होगा। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर विल बी और बी, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड्स। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब हम मुझे पूछा है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। रेदर देन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन दे कैन, अच्छा लास्ट वाले से पढ़ते हैं, डी ऑप्शन से। इसमें क्या है, लाइक माइक्रोफिलामेंट दे एग्जिबिट रेड मिलिंग। तो मैंने तुम्हें एक पूरा इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ा दिया, जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था इसमें पोलैरिटी नहीं है, इसमें पोलैरिटी नहीं है, इसमें ना कोई प्लस एंड है या नेगेटिव एंड है, कोई एंड नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नहीं है तो कोई असेंबली कहाँ से होगी और डिसअसेंबली कहाँ से होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेड मिलिंग जो प्रोसेस है वो इसमें नहीं होती है, वो सिर्फ माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल में होती है। अगर मैं बात करूंगी इंटरमीडिएट फिलामेंट की तो उसमें नहीं होती है। तो ये तो मेरा हो गया गलत। इसमें क्या पूछा है, इसमें ट्रू पूछा है, ठीक है, इसमें ट्रू पूछा है, तो ये मेरा गलत हो गया। अगर मैं सी ऑप्शन को देखूंगी, इसमें क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन इज अ ग्लोबुलर हेड एंड अ लॉन्ग अल्फा हेलिकल टेल। क्या मैंने तुम्हें कहीं पढ़ाया कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं उनके पास ग्लोबुलर हेड होता है? कभी मैंने तुम्हें ये बताया बेसिक स्ट्रक्चर पूरा, अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट का मैंने तुम्हें बताया होगा तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो ये पूरा गलत है, ये सी वाला भी तुम्हारा गलत हो गया, सी वाला भी गलत हो गया।
अगर बी ऑप्शन को देखोगे, बी ऑप्शन में क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन अ सेल मूवमेंट। तो क्या ये सेल मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, क्या कोई मूवमेंट कराते हैं? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल मूवमेंट कराएंगे, और या फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ए वाला ऑप्शन देखो, rather than consisting of a single type of protein they can be made up of a number of different proteins। ये मैंने तुम्हें बताया था कि एक सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन से नहीं बने होते, उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो एक नंबर बहुत सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बनाती हैं। सो डिफरेंट प्रोटीन्स विल कंबाइन एंड विल फॉर्म अ इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आंसर विल बी योर ए। याद रखना है, जो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं वो सिंगल टाइप से नहीं बनके बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड्स। चलो, द ट्रेड मिलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट रेफर्स टू। अब तुम्हें पता है कि ट्रेड मिलिंग क्या होती है। ट्रेड मिलिंग का मतलब होता है एक एंड से तो असेंबली होगी और एक एंड से डिसअसेंबली होगी। तो ये होता है मेरा एक्टिन फिलामेंट। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करती हूँ तो इसमें क्या है, नेट डिसअसेंबली एट बोथ प्लस एंड माइनस एंड। तो कैसा, ऐसा मैंने कभी तुम्हें पढ़ाया कि प्लस एंड से भी और नेगेटिव एंड से भी दोनों से सिर्फ डिसेंबली होने वाली है, नेट डिसेंबल होने वाला है? तो ऐसा नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तुम्हें इसको देखना ही नहीं चाहिए था। सी ऑप्शन देखो, नेट डिसअसेंबली एट प्लस एंड नेट असेंबली एट माइनस एंड। तो क्या मैंने तुम्हें बोला था कि प्लस एंड पे क्या होता है, प्लस एंड पे होती है असेंबली, और नेगेटिव एंड पे और माइनस एंड पे क्या होती है, डिसअसेंबली होती है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें बिल्कुल अपोजिट दे रखा है। तो ये वाला भी गलत हो गया। अगर मैं बी ऑप्शन देखती हूँ, नेट असेंबली एट प्लस एंड, यस, एंड नेट डिसेंबली एट माइनस एंड। तो ये देखो, तुम्हें अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो तुम्हें ये देखना चाहिए था कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो लिखे हुए हैं दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो क्या मेरा आंसर इन दोनों में से निकल के आ सकता है? तो तुम और चारों ऑप्शन को ना चूज करके पहले इन दोनों को पढ़ते तो शायद तुम्हारा आंसर एक बार में ही आ जाता। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी योर बी। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करती हूँ, इसमें क्या है, नेट असेंबली एट बोथ प्लस। तो ये वाले दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए। अगर थोड़ा बहुत भी किसी को आइडिया है ट्रेड मिलिंग के बारे में तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। इसमें फिर भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल गलत थे। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी योर बी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एंड से असेंबली होती है और नेगेटिव एंड से डिसअसेंबली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड्स। चलो, इसमें क्या है, द माल फॉर्मेशन ऑफ विच साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर मे बी लिंक्ड टू एन इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मसल। इसका मतलब क्या है कि किस साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में, कोई मुझे नहीं पता था किस साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में क्या हुआ, माल फॉर्मेशन हो गया, मतलब उसमें कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी मसल वो नहीं कर पा रही। अब मुझे बताओ किस फिनोमेना के थ्रू मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं? क्या माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में? क्या मेरा जो डाइनिन है और जो मेरा काइनेसिन है वो हेल्प करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में? नहीं करता, इसका कोई रोल नहीं होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है। अगर मैं इंटरमीडिएट फिलामेंट में आती हूँ, क्या तुमने कभी पढ़ा है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं या फिर सेल का मूवमेंट करा रहे हैं? इनका कोई काम नहीं होता। इनका काम होता है सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो ये इसके रोल नहीं है। अगर ये इसके रोल नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर मैं डी ऑप्शन को देखूं तो इसमें क्या है, सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन है, स्पिंडल फाइबर्स को रिलीज करना। अगर वो स्पिंडल फाइबर्स को रिलीज करता है तो उसका कोई कॉन्ट्रैक्शन से लेना देना है ही नहीं। तो ये भी गलत। आंसर क्या होगा, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट में क्या आते हैं तुम्हारे, एक्टिन और मायोसिन। इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब ये दोनों बाइंड करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी तुम्हें याद रहनी चाहिए पूरी की पूरी, बहुत अच्छे से समझाई है मैंने। और उसके बाद पता चल जाएगा कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो मेरा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड्स।
चलो, which cellular function may be disrupted because of the malformation of intermediate filament। तो मेरा कौन सा जो सेलुलर फंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाएगा अगर मेरे इंटरमीडिएट फिलामेंट में अगर कोई भी मालफॉर्मेशन हो गई तो। डी ऑप्शन पढ़ते हैं। एबिलिटी टू डिवाइड, क्या तुमने कभी देखा है कि मेरे डिवीजन में इंटरमीडिएट फिलामेंट का कोई रोल हो? सेल डिवीजन हो गया, फिर कोई भी डिवीजन हो गया, क्या तुमने कभी इंटरमीडिएट फिलामेंट का ये रोल पढ़ा है? आई डोंट थिंक, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया, तो ये वाला तो तुम्हारा हो जाएगा बिल्कुल गलत। इसका कोई रोल नहीं होता है एबिलिटी टू डिवाइड में। अगर सी ऑप्शन देखोगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल में जो हेल्प करता है वो कौन करता है? सेंट्रियोल करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट का कोई भी रोल नहीं है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल में। तो तुम्हें इसे देखते ही तुम्हें काट देना चाहिए था कि नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल में इंटरमीडिएट फिलामेंट का कोई रोल नहीं होता है। अगर बी ऑप्शन की बात करूंगी, इसमें क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स। क्या कभी तुमने सुना है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स का काम कर रहे हैं? कभी सुना है ऐसा? नहीं ना। तो आंसर क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन देखते हैं, रेजिलियंस टू कंप्रेशन फोर्स। ये क्या हो जाएगा? कंप्रेशन फोर्स से रेजिलियंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे इंटरमीडिएट फिलामेंट थे वो डिसरप्ट हो गए हैं। अगर मेरे पास कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी टच करेगा तो मेरे इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं होंगे सपोर्ट करने के लिए। ये क्या कर रहे थे? मैकेनिकल स्ट्रेस को कम कर रहे थे, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। अब अगर मुझे बताओ कि मेरे इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं होंगे तो मेरे न्यूक्लियस को कौन सपोर्ट करेगा? मेरे ऑर्गेनेल्स को कौन सपोर्ट करेगा? मेरे पूरे ऑर्गेनेल्स को फंक्शनल प्रॉपर पोजीशन पे रखने की कौन हेल्प करेगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे? ये रेजिलियंस टू कंप्रेशन फोर्स हो जाएंगे। तो आंसर विल बी योर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकेंड्स। चलो, which cytoskeletal structure is linked with the movement of macrophages? ये मैंने तुम्हें वहां नहीं पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे तुम्हें इसके क्वेश्चन के थ्रू समझाना था कि देखो, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ कि कौन सा जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, किसकी? मैक्रोफेजेस की। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, नॉर्मली जो भी है वो कौन सा मूवमेंट में हेल्प करता है? क्या मेरा ग्लाइकोकेलिक्स कहीं से भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज है? खैर, ये तो क्या मेरा ग्लाइकोकेलिक्स ऐसा कॉज कर सकता है कि जो मेरा मैक्रोफेज है उसका मूवमेंट करा दे? ऐसा हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो तुम्हें निकाल देना चाहिए था। आई नो इसमें कंफ्यूजन होगी, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। तो अगर तुम्हारे पास कभी भी क्वेश्चन आता है कि मैक्रोफेजेस हो गए या फिर कोई भी हमारे जो सेल्स हो गए, जैसे हमारी मैक्रोफेजेस हो गया या फिर जो भी रिलेटेड है हमारे टी सेल्स वगैरह से, तो जो मैक्रोफेजेस का अगर मूवमेंट की बात आएगी तो सीलिया और फ्लैजेला कोई मूवमेंट कराने में हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं होता है मैक्रोफेजेस का मूवमेंट कराने में। तो सीलिया फ्लैजेला का कोई रोल नहीं होगा, ना ही तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल का कोई रोल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल का भी कोई रोल नहीं होता है अगर मैं मैक्रोफेजेस की बात कर रही हूँ। मैक्रोफेजेस की अगर बात कर रही हूँ और उसका जो मूवमेंट करा रही हूँ तो वो किसकी वजह से होगा? वो होगा मेरे एक्टिन और मायोसिन की वजह से, माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। तो माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं, जो मेरा एक्टिन हो गया, मेरा मायोसिन हो गया, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोवाइडिंग अ मूवमेंट ऑफ द मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस का मूवमेंट होगा तो हमें क्या लगाना है? माइक्रोफिलामेंट्स लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेकेंड्स। Now, इसमें क्या है? A couple is told by their doctor that the reason why they cannot have children is that the sperm of the male lack motility। तो एक कपल को एक डॉक्टर ने बताया कि आपको चिल्ड्रन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म है मेल का उसमें मोटिलिटी नहीं रही है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। because it does not have the structure responsible for propulsion। this is very important, इस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाता है।
तो क्यों? क्योंकि जो स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो लॉस्ट हो गई है। अब हमें पूछा है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोपल्शन के लिए, कौन सा जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोपल्शन के लिए। सो विच सेलुलर स्ट्रक्चर आर लाइकली टू बी अंडरलाइंग कॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ मोटिलिटी। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इतनी मोटिलिटी उसकी लॉस्ट हो गई है और वो मूव नहीं कर पा रहा है। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई रोल होगा इस चीज में? क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई मूवमेंट में रोल होगा? लेक मोटिलिटी अगर हो जाएगी स्पर्म में तो उसका कोई रोल होगा? नहीं होगा। ये भी गलत हो गया, ये पूरी तरह गलत हो गया। अगर मैं बी ऑप्शन देखूंगी, इसमें क्या है, गोल्जाई एपरेटस, नहीं ये भी गलत हो गया। गोल्जाई का भी कोई रोल नहीं होगा अगर मैं बात करूंगी स्पर्म के मूवमेंट की। तो वैक्यूज, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स चीज हो गई, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल। याद रखना है स्पर्म में की जो टेल है, स्पर्म की जो टेल है उसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने के। अगर ये खराब हो गए तो वो स्पर्म मोटिलिटी नहीं शो करेगा और प्रेगनेंसी होने के पूरे पूरे कम चांसेस होते हैं कि नहीं होगी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना इन विच अ व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs engulf a pathogen and which cytoskeleton structures are involved in the process। हमें पूछा है कि किस फिनोमेना से WBCs किसी भी पैथोजन को एंगल्फ करती हैं और कौन सा साइटोस्केलेटल जो स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस के लिए। डी ऑप्शन से पढ़ते हैं। अगर मैं तुम्हें बात बता चुकी हूँ पहले भी कि फेगोसाइटोसिस तो रिस्पॉन्सिबल होगा, फेगोसाइटोसिस के वजह से ही जो हमारा पैथोजन होगा वो WBCs एंगल्फ करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर की तो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता इन्वॉल्व इस चीज में, माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर सी ऑप्शन पे जाऊंगी, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस कैसे हो जाएगा? अगर एक्सोसाइटोसिस हो गया तो चीजें बाहर निकल जाएंगी, लेकिन मुझे तो एंगल्फ करना है। तो ये वैसे ही देखते ही गलत कर देना था, इसको तो ध्यान लगाना ही नहीं था ज्यादा। बी ऑप्शन पे जाती हूँ, इसमें क्या है, पिनोसाइटोसिस एंड माइक्रोट्यूब्यूल। एक बात बताओ, जो पिनोसाइटोसिस जो होता है वो लिक्विड के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा फॉरेन पैथोजन है जिसको एंगल्फ करना है, तो ये भी गलत हो गया। और माइक्रोट्यूब्यूल्स था तो वैसे भी गलत हो जाता। तो आंसर क्या होगा? फेगोसाइटोसिस एंड माइक्रोफिलामेंट। अगर मैं कोई भी WBCs की बात कर रही हूँ या फिर मैं मैक्रोफेजेस की बात कर रही हूँ तो याद रखना है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। और फेगोसाइटोसिस क्या होता है? एंगल्फिंग अ पैथोजन बाय व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड्स। अच्छा, इसमें देखो, एन्यूप्लोइडोजेंस आर द केमिकल्स दैट मे डिसरप्ट द गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक केमिकल है जो क्या कर सकता है, गैमीट फॉर्मेशन को डिसरप्ट कर सकता है बाय इंटरफेयरिंग विद अ स्पिंडल फॉर्मेशन। कैसे? स्पिंडल फॉर्मेशन से इंटरफेयर करके उसको डिसरप्ट कर सकता है। एंड द लास्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन ऑल्सो, तो स्पिंडल फॉर्मेशन को भी डिसरप्ट कर देगा और मेरी सेल डिवीजन को भी डिसरप्ट कर देगा। As a result, the embryo may have a abnormal ploidy, हो सकता है उसके पास abnormal ploidy आ जाए। Based on this information, which cytoskeletal structure and which cell division process are affected by the aneuploidogens? तो एक बात बताओ, ये केमिकल हैं जो डिसरप्ट कर रहे हैं, एक तो मेरे स्पिंडल फॉर्मेशन को, सेकंड मेरे सेल डिवीजन को डिसरप्ट कर रहे हैं। तो क्या मेरा यहाँ पे डी ऑप्शन अगर दे रखा है इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइटोसिस, क्या मेरा इंटरमीडिएट फिलामेंट से कोई लेना देना होगा? अगर मैं स्पिंडल फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, मैं सेल डिवीजन की बात कर रही हूँ, तो क्या मेरे इंटरमीडिएट फिलामेंट से कोई लेना देना होगा? नहीं होगा। मुझे क्या मतलब पड़ा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का बहुत अलग रोल है। अब मैं बात करती हूँ सी वाले की, इसमें क्या है, माइक्रोफिलामेंट एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से आ गया भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस तो हमें नहीं करना था, इसमें हमारा क्या हो रहा है, स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, तो ये वाला भी गलत हो गया, सेल डिवीजन तक बात पहुंच गई है। अब इसमें क्या है, मैक्रोफिलामेंट, ये कौन से फिलामेंट होते हैं भाई? ये भी गलत हो गया। टीलोफेज कहाँ से आ गया? ये भी गलत हो गया। अगर तुम ए ऑप्शन पे जाओगे, इसका मतलब क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। अगर तुम्हें पता हो तो जो मेरे
स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और सेल डिवीजन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो ये दोनों मेरे हॉल्ट होने वाले थे, डिसरप्ट होने वाले थे एज कंपेयर टू दीज वन। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी योर ए। आई होप तुम्हें आज का सेशन समझ में आया होगा, और जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज होंगी रिलेटेड टू साइटोस्केलेटन वो खत्म हो गई होंगी। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो भी होगी मैं तुम्हारी, तुम उस क्लास को लेकिन देखना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्वेरी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको CSI UGC नेट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, लाइव क्लासेस लेनी है, PDF के फॉर्म में नोट्स मिल जाते हैं, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, सारे क्लियर करने हैं, और जल्दी से जल्दी आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पे फिर सर्च इंजन पे जाना है, इसके बाद आपको CSI UGC नेट यहाँ पे टाइप करना है। आप उस करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग 6 मंथ्स का लेना है, या फिर आपको 12 मंथ्स का लेना है, या फिर 24 मंथ्स का लेना है। जो भी बच्चा मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में है, या फिर जिसने ड्रॉप लिया है, आई थिंक उसके लिए 6 मंथ्स का बहुत है। जिसने मास्टर्स का सेकेंड ईयर में अभी अभी आया, उसके लिए 12 मंथ्स का इनफ है। और जो बच्चा मास्टर्स के अभी फर्स्ट ईयर में आया है, जिसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके लिए 24 मंथ्स का भी बहुत ज़्यादा इनफ है। तो तुम अमाउंट देखो कितना है, 866 पर मंथ, 630 पर मंथ, आई थिंक बहुत 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 कम है। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारी पेमेंट जाती है, अबाउट 11,000 जाती है फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, 1 साल की है ये। आपको उस पर भी रेफरल कोड अप्लाई करना है, दैट इज कुमकुम 10। जैसे ही आप ये कुमकुम 10 यूज करोगे, दिस इज कुमकुम 10, आप जैसे इसको यूज करोगे, यू विल गेट अ 10% ऑफ, एंड यू नीड टू पे ओनली 10,395 फॉर 1 ईयर। 1 साल में इतना पे करना है आपको। देन यू नीड टू क्लिक ऑन द प्रोसीड टू पेमेंट। उसके बाद आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा बाय अप्लाइंग अ कुमकुम 10, and then you can pay either through debit card or through EMI, where the no cost EMI option is also available। मतलब यहाँ पे क्या है, नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, आपको उतने ही पे करने पड़ेंगे जितने आपको पूछे गए हैं। UPI वॉलेट, जिसके पास पेटीएम है, पेपल है, उससे कर सकता है। नेट बैंकिंग भी एक ऐसा बहाना है जहाँ से आप पे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, आपको CSI UGC नेट वहाँ पे टाइप करना है, सर्च करना है। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और कुमकुम 10 कोड डालना है फॉर गेटिंग अ 10% ऑफ। और इसके साथ साथ सिर्फ आपको मेरा कोर्स नहीं मिलेगा, आपको सारे टीचर जो CSI UGC नेट पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स जो होंगे वो इस में इन्वॉल्व होंगे, तो सबके सब आपको कोर्सेस मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।